नमस्कार, मैं दीपक राजसुमन और आज हर मुद्दे की बात में दो खबरों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी बिहार में बनाए गए नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर। आखिर 25 सालों तक आरजेडी में रहने वाले सम्राट चौधरी कैसे बीजेपी और नीतीश के इतने करीब हो गए। और दूसरी खबर है महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर। आखिर मोदी सरकार ने इसे दोबारा क्यों लाया, जब मोदी सरकार को पता था कि नंबर्स सरकार के साथ नहीं है। क्या सरकार की मंशा इसे पास करवाने से ज्यादा राजनीति करने की थी? चौवालीस सालों का सब्र, 3 सीट से लेकर 89 सीटों तक का सफर, तब जाकर बीजेपी ने बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया। बतौर नीतीश कुमार के 21 साल लंबे चले शासनकाल के बाद बीते 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये पल कई मायनों में ऐतिहासिक था। हिंदी पट्टी के जिन राज्यों में समाजवादी राजनीति का असर रहा है, उसमें से एक उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहले से ही सत्ता में थी, पार्टी का अपना मुख्यमंत्री है। लेकिन बिहार में इतने सालों तक गठबंधन के तहत सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी। लेकिन अब उस बिहार में भी बीजेपी का अपना सीएम है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां क्या है, कौन कौन से मंत्रिमंडल में लोग शामिल होंगे, इन तमाम विषयों पर विस्तार से हम जानकारी देंगे। दरअसल सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बिहार के बन गए हैं। ऐसे में सवाल है, जो व्यक्ति 25 सालों तक आरजेडी में रहा हो, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, वो अचानक नीतीश कुमार के इतने करीबी कैसे बन गए कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर राजी हो गई। एक नजर अब डाल लेते हैं सम्राट चौधरी के बीजेपी में 9 सालों के सफर पर कि आखिरकार 9 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है जो नीतीश कुमार और बीजेपी के पसंदीदा बन गए और सबसे वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। दरअसल अगर सीएम बनने के सफर पर डालें तो 2022 में मुरैठा बांधकर नीतीश कुमार को कुर्सी से उखाड़ फेंकने की सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी। आक्रामक और जुझारू नेता के रूप में इनकी छवि है। 2023 में बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। कोयरी कुशवाहा समाज को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य है। 2005 से लवकुश समीकरण पर ही नीतीश कुमार की ताकत बरकरार थी और इसी वजह से वो 21 सालों तक सत्ता के सिंहासन पर रहे। 2024 में नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए सम्राट चौधरी। उसके बाद सम्राट चौधरी ने अयोध्या में जाकर मुरैठा खोल दिया और बाल भी मुंडन करवाया। 2025 में बीजेपी की सीट 74 से बढ़कर 89 हो गई। हालांकि 2024 में इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का इनका कार्यकाल पूरा हो गया। कुशल चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। ओबीसी का सबसे बड़ा बीजेपी में चेहरा है। कुशवाहा विधायकों की तादाद 16 से बढ़कर 26 हो गई है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। अब एक और महत्वपूर्ण डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बिहार में पहला मुख्यमंत्री बना है तो सीएम बनने की यात्रा और कितने सीटों पर रही है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल साल 1980 में बीजेपी पहली बार 21 सीटों पर जीत दर्ज की बिहार में। साल 1985 में 16 सीटों पर जीत दर्ज की। साल 1990 में 39 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी डबल हुआ। उसके बाद 1995 में 41 सीटों पर जीत हुई। साल 2000 में 67 सीटों पर बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को पूरे बिहार में जीत मिली। उसके बाद साल 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में 37 सीटों पर जीत मिली और उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर जब दोबारा चुनाव हुआ लगभग अक्टूबर में, तो साल 2005 में ही 55 सीटों पर जीत दर्ज मिली और बहुमत सत्ता में रही एनडीए। और 2010 में जब नीतीश कुमार सुशासन मॉडल को लेकर आगे बढ़े तो 91 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। फिर 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चले गए, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 53 विधायकों के साथ संतोष करना पड़ा। साल 2020 में 74 सीटों पर जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को और 2025 में जब नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपये महिलाओं को दिए तो 89 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी को क्यों जीत मिली, क्योंकि उनसे और भी कई कद्दावर नेता थे, कई आरएसएस से जुड़े व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में कौन सा अहम फैक्टर रहा है वो भी अब आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद माने जाते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये कम ही कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं।
लवकुश राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी माने जाते हैं। इसके अलावा असेंबली चुनाव 2025 में जीत के सूत्रधार भी बताए जाते हैं। कुशवाहा विधायक 16 से 26 हो गए हैं इनके नेतृत्व में। नीतीश कुमार ने इनको गृह विभाग भी दिया था। जब इन्हें गृह विभाग दिया गया था उसी समय अंदेशा लग गया था कि नीतीश कुमार ने बिहार में अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और लवकुश समीकरण को उन्होंने सेट किया सम्राट चौधरी के जरिए। और पहली बार 20 सालों के बाद नीतीश कुमार ने अपना गृह विभाग किसी दूसरे नेता को दिया और वो नेता के तौर पर सम्राट चौधरी रहे। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं तो उनसे कई उम्मीदें भी हैं, कई चुनौतियां भी हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता देते हैं कि उम्मीद क्या क्या है सम्राट चौधरी से। दरअसल देश में युवा बेरोजगारों की सबसे बड़ी 16% आबादी बिहार में है। ऐसे में उन्हें रोजगार देना सम्राट चौधरी की पहली चुनौती होगी। किस तरीके से रोजगार देना है, इन तमाम नीतियों पर सम्राट चौधरी को काम करना होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है बिहार में। दूसरा, रोजगार के नए अवसर भी सृजित करने होंगे सम्राट चौधरी को। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी आप दे देंगे और चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां तलाश करनी होगी, IT सेक्टर में तलाश करनी होगी और उसको बिहार में आगे भी बढ़ाना होगा ताकि बिहार के युवाओं को उन्हें बिहार में ही रोजगार मिले। साल 2005 से 2025 तक बिहार से 5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ है। ऐसे में उन पलायन लोगों को भी वापस बिहार में लाना होगा, शिफ्ट करना होगा, उन्हें रोजगार देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र से, सुरक्षा के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, हर दृष्टिकोण से उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वो अब बिहार छोड़कर ना जाए, क्योंकि पलायन से पूरा बिहार मुक्ति चाहता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिर्फ बिहार में 5.7% कामगार ही नियमित वेतनभोगी नौकरी में। इसके अलावा 67.3% लोग कृषि या फिर असंगठित कामगार के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को भी रोजगार व्यवस्था करवाना होगा सरकार के अलग अलग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। इन तमाम चीज़ों को लेकर सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है। कानून व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो नीतीश कुमार का मॉडल चल रहा था उसको आगे बढ़ाना होगा और उसमें भी कुछ सुधार करना होगा ताकि अपराध की गतिविधियों पर रोक लगे। महिलाओं की बड़ी चिंता है कि नीतीश कुमार जब छोड़ कर गए तो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। कई महिलाओं ने मीडिया में ये कहा कि अब नीतीश कुमार चले गए हैं तो हमें सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। तो उस डर को भी सम्राट चौधरी को दूर करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए भयमुक्त माहौल देना पड़ेगा। सम्राट चौधरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण चुनौती है। अब एक नज़र डाल लेते हैं, आपको बता देते हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल अब विस्तार भी होना है। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे, कौन कौन से नेता शामिल होंगे, बीजेपी कोटे से कौन कौन होंगे। सबसे पहला नाम है विजय कुमार सिन्हा का। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, इस बार उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं दी गई। मंगल पांडे दूसरा नाम है। मंगल पांडे पिछले सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, विधि विभाग के मंत्री थे। रामकृपाल यादव वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली बार कृषि मंत्री का जिम्मा मिला था इन्हें। दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग के मंत्री थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। श्रेष्ठी सिंह जो है जमुई से विधायक, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, युवा है और खेल विभाग के पहले मंत्री रह चुके हैं। लखेंद्र पासवान पिछड़ा समुदाय के मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रमा निषाद जो है उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अरुण शंकर प्रसाद का नाम है और संजय सिंह टाइगर का नाम है, जो नई सरकार में, सम्राट चौधरी की सरकार में, सम्राट कैबिनेट में इन्हें बीजेपी कोटे से जगह दिया जा सकता है। कई लोगों की छुट्टी हो सकती है, कई लोगों को एंट्री भी करवाई जा सकती है और कई ऐसे नाम हैं जिन्हें संगठन की जिम्मेदारी दिया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण खबर है, ये तो बीजेपी का हो गया। जेडीयू के कौन कौन से मंत्री बनेंगे, क्योंकि निशांत को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन निशांत कुमार ने कोई भी संवैधानिक पद लेने से इनकार कर दिया है। अब बीजेपी अब जेडीयू पे नजर डालते हैं। जेडीयू में कौन कौन से मंत्री बनने की सूची में शामिल हैं। दरअसल श्रवण कुमार का नाम पहला है, नालंदा से आते हैं। उसके बाद अशोक चौधरी हैं, पिछले सरकार में मंत्री रहे हैं। लेसी सिंह का नाम है। ये सभी वैसे नेता हैं, वैसे लोग हैं जो पिछली सरकार में, कई सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश सरकार में मदन सहनी का नाम है, जमा खान साहब का नाम है, ये भी मंत्री की सूची में है। इसके अलावा सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री रहे हैं पिछले सरकार में, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये जेडीयू के नेता हैं, कई और नेताओं को एंट्री दी जा सकती है। वशिष्ठ नारायण सिंह का भी नाम चल रहा है, वशिष्ठ सिंह का, जो करागढ़ से विधायक हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है, ताकि पटेल और कुर्मी कोइरी वाला जो समीकरण है उसे किसी तरीके से सेट किया जाए।
तो करागर के जो विधायक हैं उनका भी नाम चल रहा है मंत्रिमंडल में। देखना होगा कि किस तरीके से जेडीयू तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश करती, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो जो सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं उन्हें सीएम बनाया गया। डिप्टी सीएम के तौर पर एक भूमिहार समुदाय के विजय चौधरी को लाया गया और एक यादव समुदाय विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो ऐसे में यादव, भूमिहार, कुशवाहा, इन तमाम लोगों को साधा गया है। अब कोशिश है कि और बाकी लोगों को भी एंट्री किया जाए। अब जो अन्य पार्टियां हैं सरकार में, एनडीए घटक दल में, जिसमें आरएलएम है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और एलजेपीआर है, उनमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, ये इस पर भी नजर डाल लेते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन है जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। संजय पासवान का नाम है एलजेपीआर से, लोजपा रामविलास से, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। ये सब वो चेहरे जो पिछले बार रहे हैं। संजय कुमार सिंह एलजेपीआर से, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। राजू तिवारी का भी नाम है। अगर राजू तिवारी को मंत्री बनाया जाता है तो किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ से हट सकता है, चाहे वो संजय पासवान हो या संजय सिंह हो। हालांकि कम उम्मीद है संजय सिंह का हटना, लेकिन राजू तिवारी अगर बनाए जाते हैं, पटना के गलियारों में उनके नाम की चर्चा है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल होता है किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। दीपक प्रकाश आरएलएम से हैं, आरएलएम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, तो ऐसे में वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब पूरे लबोलुबाब अगर देखें पूरे इस सिनेरियो को कि कौन कौन से मंत्री हैं, उनका नाम हमने आपको बता दिया, जेडीयू कोटे से, बीजेपी कोटे से और बाकी अन्य लोगों के कोटे से कि कौन कौन मंत्री बनाते हैं। अब एक सवाल और भी पैदा होता है यहाँ पे कि वैसे नेताओं का क्या होगा जो नेता आरएसएस में, बीजेपी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। वैसे नेताओं का इसमें विजय सिन्हा है। सम्राट चौधरी अब सीएम बन गए हैं और सीएम बनते ही बीजेपी नेताओं के भविष्य पर भी सवाल उठना शुरू हो गया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी को मजबूत करने के लिए खपा दिया, खून पसीना बहाया, पुलिस की लाठियां खाई, संघर्ष किया, गांव-गांव गए, जूते घिसाए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिसमें विजय कुमार सिन्हा का नाम है। 47 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार 52 सालों से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। गिरिराज सिंह का नाम है, हालांकि ये केंद्र में मंत्री हैं। राजीव प्रताप रूड़ी का नाम है, मौजूदा समय में वो सांसद हैं लेकिन वरिष्ठ नेता हैं। राधा मोहन सिंह का नाम बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने का नाम जब आया तो इन तमाम नेताओं को साइड कर दिया। और ये वो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े रहे हैं। इन नेताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में रहा है तो विजय कुमार सिन्हा की चर्चा पटना के सियासी गलियारों में हो रही है कि उन्हें अब क्या दिया जाएगा, क्योंकि वे पिछले सरकार में डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, कई विभागों के मंत्री रहे और वाकई में बहुत बेहतरीन काम किया, चाहे वो भूमि सुधार विभाग में हो, नगर आवास विभाग में हो, बालू खनन विभाग में हो, हर विभाग में इन्होंने अपना डंडा चलाया। वैसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जो अधिकारी काम करना नहीं चाहते थे, जो अधिकारी ये समझ लिए कि सरकारी नौकरी में आ गए यानी सरकार का पैसा मिलेगा, इसके अलावा दूसरे तरह का भी पैसा होने चाहिए ताकि वो सरकारी काम कर सके, लोगों का काम कर सके, वैसे अधिकारियों पर इन्होंने कड़ा चाबुक चलाया। लेकिन अब विजय सिन्हा के ऊपर चाबुक चल गया है। अब सवाल ये भी है, सम्राट चौधरी से विजय कुमार सिन्हा के संबंध कुछ ठीक नहीं बताए जाते, ये भी कहा जाता है पटना की सियासत में। इसकी बानगी उस समय भी दिखी जब सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई। जब नक्षत्र न्यूज के स्टेट हेड मरगूब जी विधानसभा से जब विजय सिन्हा निकल रहे थे, जब बातचीत की, जब सवाल पूछा तो विजय सिन्हा का चेहरा मायूस था। वो कह रहे थे कि ये सरकार का निर्णय होता है, आवश्यकता अनुसार सुरक्षा दी जाती। हालांकि उनका चेहरा उस समय बहुत ऐसा उदास था कि ऐसी उम्मीद उन्हें नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हीं की सरकार ने किया है। कहा जाता है विजय सिन्हा के नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ठीक रिश्ते नहीं थे। कई बार मंच पे नजर आया ये चीज़, जो कड़वाहट थी। कई बार मीटिंग में जब लेट पहुंचते थे नीतीश कुमार फटकार लगा देते थे। वहीं जेडीयू के नंबर 2 कहलाने वाले ललन सिंह से भी विजय सिन्हा के बीच 36 का आंकड़ा कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं। वो उस लोकसभा के सांसद हैं और ये उसी लोकसभा से विधायक भी हैं। तो ऐसे में 36 का आंकड़ा बताया जाता है। 2 भूमिहारों की लड़ाई है। तो ऐसे में सम्राट सरकार में विजय सिन्हा को कोई बड़ा विभाग मिलना फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसे वरिष्ठ नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी देने पर भी पार्टी विचार कर रही है। अब देखना होगा ऐसे नेताओं की नाराजगी पार्टी कैसे दूर करती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो बीजेपी विचारधाराओं की बात करती है, कार्यकर्ताओं को पद देने की बात करती है, वो बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके आरजेडी में 24 सालों तक काम करने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया।
दूसरा बड़ा सवाल है, सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर बीजेपी अब अपने कोर नेताओं और कोर वोटरों को कैसे मनाएगी? ये सवाल है। अब बीजेपी को इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की जरूरत है, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं उन नेताओं को भी जवाब देना होगा, और जो सालों से उस पार्टी से जुड़े रहे विचारधारा के नाम पर, नीतियों के नाम पे, उन कोर वोटरों को भी बीजेपी को जवाब देना होगा।